वेलकम व्यूअर्स, मैं सरिता भारद्वाज। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं छठा अध्याय जैव प्रक्रम और आज का हमारा टॉपिक है मनुष्य में पोषण। लास्ट वीडियो में मैंने आपको करवाया था एक कोशिकीय जीवों में पोषण और जिसमें हमने उदाहरण लिए थे अमीबा का और पैरामीशियम का। आज हम बात करेंगे बहुकोशिकीय जीवों की। तो बहुकोशिकीय जीवों में हमने उदाहरण लिया मनुष्य में पोषण का। जब हम मनुष्य के शरीर की संरचना की बात करते हैं तो वो काफ़ी जटिल है। अब जो मनुष्य है उसमें बहुत सारी कोशिकाएं जुड़ के किसका निर्माण करती हैं, ऊतकों का। फिर हमारे पास अंग बनते हैं, अंग से अंग तंत्र बनते हैं और इस तरह से पूरे मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है। तो जब हम पोषण की बात करते हैं तो पोषण के लिए भी क्या आपके पास होता है, मनुष्य में एक पूरी बड़ी नाल होती है जिसका नाम क्या है, आहार नाल। मतलब एक विस्तृत लंबी नली है जिसको हमने नाम क्या दिया, आहार नाल। ये 9 मीटर लंबी होती है और ये कहाँ से कहाँ तक होती है, मुंह से लेकर गुदा तक। यानी कि जो मुंह से लेकर गुदा तक एक विस्तृत लंबी नली है, उसी का नाम हमने क्या रखा है, आहार नाल। अब मुंह से लेकर गुदा तक इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं। इसको हम किसकी हेल्प से शो कर सकते हैं, डायग्राम की हेल्प से। ये कंप्लीट आहार नाल का बेटा चित्र है। आपको इसको बनाते वक्त थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, मेरा इस और इस पोर्शन के अंदर थोड़ा सा गैप कम है क्योंकि मेरे पास स्पेस कम था बोर्ड पर। तो आपने यहाँ पर इस आहार नाल को थोड़ा सा इस तरह से लंबा करके बनाना है और फिर यहाँ पर नीचे की तरफ आपने किसको बनाना है, स्टमक को, यानी कि पेट को। तो थोड़ा सा गैप रखेंगे इस गर्दन और नीचे वाले हिस्से में। जैसे हम अपने शरीर की बनावट भी देखते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको बनाना है। सबसे पहले जो हमारी आहार नाल थी उसमें हमने किसको कहा था, मुंह को। तो ये हमारा मुंह है, माउथ वाला पार्ट है। अब मुंह के अंदर हम देखते हैं ये दांत, ये हमारे पास लाला ग्रंथि है, ये मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी है और ये वाला हिस्सा किसका है, हमारी जीभ का। ये हमारे पास फूड पाइप जिसको हम ग्रासिका भी बोलते हैं। ये हमारे पास पेट, अमाशय। यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये हमारे पास किसका है, यकृत का। यकृत के अंदर जो ये गोल सी हमने थैली नुमा बनाया हुआ है ये हमारे पास क्या है, पित्ताशय। ये पित्त नली है। ये हमारे पास अग्नाशय वाला हिस्सा है। अब ये जो हमारे पास अमाशय से निकलकर नली गई ये कहाँ पर आ जाती है, छोटी आंत के अंदर यानी कि क्षुद्रांत के अंदर। ये बड़ी आंत यानी कि वृदांत्र, उसके बाद ये गुदा द्वार और गुदा। यहाँ पर एक छोटी सी प्रोजेक्शन यानी कि एक हिस्सा बनाया हुआ है जिसका नाम क्या है, अपेंडिक्स यानी कि प्रीशेषिका। आपने बहुत बार सुना होगा कि इसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। पहले हमारे अंदर जो अपेंडिक्स थी या अपेंडिक्स का जो हिस्सा था वो क्रियाशील था क्योंकि हम कच्चा भोजन खाते थे। लेकिन आजकल जो ये हमारे पास प्रीशेषिका है इसका कोई कार्य नहीं है क्योंकि ये किस में कार्य करती थी, सेलुलोज के पाचन में। अब सेलुलोज हमारी बॉडी के अंदर पाचित नहीं होता तो ये किसी काम की नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, अपेंडिक्स यानी कि जिसका नाम क्या है, प्रीशेषिका। ऊपर वाले और नीचे वाले हिस्से को यहाँ पर हमने बीच में इस तरह से एक लाइन से दिखाई दे रही होंगी आपको, 2 लाइनें हैं, उससे अलग किया हुआ है। ये किसको दर्शाता है, डायाफ्राम को। आप जब सांस लेते हो और अगर आप अपनी ब्रेस्ट यानी कि छाती से नीचे हाथ लगा के देखते हो तो ऐसा लगता है कि कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ। तो जो वो ऊपर नीचे मूव करता है जिसकी गति है वो किसकी होती है, डायाफ्राम की। ये हमारे पास कंप्लीट आ जाती है आहार नाल। आपको ध्यान रखना है बेटा, मुख गुहा को इंग्लिश में बोलते हैं बक्कल कैविटी, जीभ यानी कि टंग। आहार नली को ग्रासिका भी बोलते हैं, इसोफेगस भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसोफेगस। ये डायाफ्राम, इंग्लिश में भी डायाफ्राम ही होता है। अमाशय यानी कि पेट, स्टमक। अग्नाशय, पेनक्रियाज। वृदांत्र यानी कि कोलोन भी बोलते हैं इसको, और बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन भी, कोलोन। क्षुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर हमारे पास गुदा द्वार जिसको हम नाम क्या देते हैं, एनस पार्ट। प्रीशेषिका यानी कि अपेंडिक्स। पित्तनली, बाइल डक्ट, इसका नाम क्या होगा, बाइल डक्ट। यकृत यानी कि लीवर। पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। लाला ग्रंथि का मतलब होता है स्लाइवरी ग्लैंड। और दांत तो आपको पता ही है, तित। अब जब हम सबसे पहले भोजन खाते हैं तो भोजन यहाँ
मुंह वाले हिस्से से कहाँ पर आता है? बक्कल कैविटी के अंदर, यानी कि मुख गुहा के अंदर। हाथों की सहायता से हम अपने भोजन को ग्रहण करते हैं और उसको कहाँ पर लेकर जाते हैं? मुख गुहा के अंदर, बक्कल कैविटी में। अब जो बक्कल कैविटी है वहाँ पर 3 चीज़ें हैं। एक तो दांत वाला हिस्सा है, एक लाला ग्रंथि वाला हिस्सा है और एक जीभ वाला हिस्सा है हमारे पास। अब जो बक्कल कैविटी के अंदर ये 3 हिस्से हैं, इन तीनों का अपना अलग अलग काम है। सबसे पहले अगर हम दांतों की बात करते हैं तो दांत क्या करते हैं? जो हम जटिल खाद्य पदार्थों को खाते हैं उनको तोड़कर छोटा छोटा कर देता है, मतलब कि जटिल से उसको तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है, चबाने का काम करता है। या हम कह सकते हैं कि जो दांत हैं वो भोजन का भौतिक पाचन करते हैं। भौतिक का मतलब फिजिकल डाइजेशन करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, चबाने का काम और उसको टुकड़ों में तोड़ने का काम। दूसरा हमारे पास क्या है? जीभ वाला हिस्सा। जीभ क्या करती है? खाने को घुमा घुमा कर किसके साथ मिक्स करती है? लार के साथ। लार यानी कि जो हमारे मुंह के अंदर लार बनती है, रस बनता है, उसके साथ मिक्स करने का काम, उसके साथ उसको घोलने का काम कौन करता है? हमारी जीभ। अब जैसे ही भोजन जीभ की सहायता से लार के साथ मिलता है तो वो कैसा हो जाता है? मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और गीला हो जाएगा। अब सॉफ्ट और गीला होने के बाद वो आराम से इस आहार नली में से, यानी कि ग्रासिका में से कहाँ पर आ सकता है? पेट के अंदर, अमाशय के अंदर। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या है? लाला ग्रंथि, यानी कि स्लाइवरी ग्लैंड। अब जो ये लाला ग्रंथि है ये एक रस को स्त्रावित करती है, जिसको हम नाम क्या देते हैं? लार, या फिर रस का नाम क्या बताया मैंने? लार, या फिर हम उसको नाम क्या देंगे? लाला रस। अब जो हमारे पास लार है या फिर लाला रस है, इसके अंदर क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होता है, या फिर हम इसको और भी नाम क्या दे सकते हैं? एंजाइम वहां पर होता है। और उस एंजाइम का हमारे पास नाम क्या है? लार अमाइलेज, यानी कि स्लाइवरी अमाइलेज। अब जो ये एंजाइम है लार एमिलेज या फिर स्लाइवरी अमाइलेज, ये क्या करता है? रासायनिक पाचन करता है भोजन का। और जो हमारे पास स्टार्च के या फिर मंड के जटिल अणु होंगे उनको किस में तोड़ देगा? शर्करा के अंदर। शर्करा हमारे पास कैसा है? सरल अणु है। तो जटिल से यहाँ ये मंड कैसा है? जटिल अणु है हमारे पास। जटिल अणुओं को शर्करा के सरल अणुओं के अंदर क्या करेगा? तोड़ देगा। या फिर हम क्या कह सकते हैं उसको? जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों के अंदर खंडित कर देगा, तोड़ देगा। तो हमारे पास ये सारा काम कहाँ पर हुआ? बक्कल कैविटी के अंदर या फिर मुख गुहा के अंदर। दांतों ने उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ा, जीभ ने उसको लार रस के साथ मिक्स किया, मिला दिया, और लाला ग्रंथि ने क्या किया? जैव उत्प्रेरक एंजाइम, जिसका नाम क्या था? एमिलेज, उसकी सहायता से जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ दिया। और हम ये भी बोल सकते हैं कि दांतों ने वहाँ पर भौतिक पाचन किया, लेकिन जो हमारे पास ये एंजाइम था एमाइलेज, उसने क्या किया? रासायनिक पाचन किया भोजन का। अब बक्कल कैविटी से, मुख गुहा से भोजन कहाँ पर आएगा? अमाशय के अंदर। और उसको अमाशय तक लेकर आने का काम कौन करेगा? ये आहार नली, जिसका नाम क्या है? ईसोफेगस या फिर ग्रासिका। अब जो हमारे पास ये आहार नली है, इसके अंदर गति होती है जिसका नाम क्या है? क्रमाकुंचक गति, मीन्स पैरास्टालिक मूवमेंट। अब जो ये गति है वो उसी प्रकार से होती है जैसे आपने केंचुए को, अर्थवॉर्म को चलते हुए देखा हो। वो क्या करता है? इस तरह से एक बार अपने आप को इस तरह से सिकोड़ता है और फिर वो फैल जाता है। मीन्स इस तरह से सिकुड़ा, फिर आगे, फिर सिकुड़ा, फिर आगे। तो जब इस तरह की गति होती है तो उसी का नाम क्या है? पैरास्टेलिक मूवमेंट या फिर क्रमाकुंचक गति। इस प्रकार की गति इस आहार नाल के अंदर, आहार नली के अंदर होती है, और वो भोजन को यहाँ बक्कल कैविटी से कहाँ पर भेज देता है? अमाशय के अंदर। एक और हमें ध्यान रखना है कि जितनी भी आपकी पूरी आहार नाल है, मतलब मुंह से लेकर यहाँ गुदा तक, गुदा द्वार तक, उसमें सारे के सारे में ही
पैरास्टैलिक मूवमेंट से कर्माकुंचक गति के अनुसार ही भोजन एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाता है। अब भोजन हमारे किस हिस्से में आ गया? अमाशय, पेट वाले हिस्से में। पेट वाला जो हिस्सा है ये आहार नाल को देखते हुए बहुत बड़ा हिस्सा है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही खाना ग्रासिका से कहाँ पर आएगा? अमाशय के अंदर, तो ये अपने आकार को क्या कर लेता है? बढ़ा लेता है। अगर कोई आपसे पूछे कि इसका आकार कैसा होता है, तो ये कैसा होता है? जे अक्षर के आकार का, इस आकृति का होता है। अब जो अमाशय की यहाँ पर भित्ति होती है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, उसके अंदर क्या होती हैं? जठर ग्रंथियाँ। और जो ये जठर ग्रंथियाँ होती हैं, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं यहाँ पर, वो किसको बनाती हैं? गैस्ट्रिक जूसेस को, यानी कि जठर रस को। अब जो जठर रस है वो मिश्रण होता है 3 चीज़ों का। पहला इसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरा इसके अंदर एंजाइम होता है आपके पास, पेप्सिन एंजाइम। और चौथा यहाँ पर ये किसको बनाता है? श्लेष्मा को, यानी कि म्यूकस को। अब तीनों का अपना अपना कार्य है। सबसे पहले हम बात करते हैं HCl की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। अब जो HCl अम्ल है उसका सबसे पहला कार्य क्या होता है कि ये भोजन को कैसा बनाता है? अम्लीय बनाता है। अम्लीय क्यों बनाता है? क्योंकि जो आपके पास ये पेप्सिन एंजाइम है, इसको क्रियाशील करने के लिए हमें कैसे माध्यम की आवश्यकता होती है? अम्लीय माध्यम की। तो सबसे पहला कार्य इसका यही है कि भोजन के माध्यम को ये अम्लीय बनाएगा ताकि पेप्सिन एंजाइम क्रियाशील हो। और पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। दूसरा अम्लीय हो गया। और जो HCl हमारे स्टमक के अंदर, पेट के अंदर बना, अब यहाँ से हमने मुंह से किसी भी खाने को लिया तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव वायु के अंदर होते हैं जो मुंह से कहाँ पर आ जाते हैं? हमारे अमाशय के अंदर। तो दूसरा कार्य इस अमल का क्या होता है? उन सूक्ष्म जीवों को मारना, ताकि हमारे शरीर में जाकर वो कोई हानि ना पहुंचाएं। दूसरा अभी मैंने बताया पेप्सिन का क्या कार्य है? प्रोटीन को पचाना, यानी कि प्रोटीन का पाचन करना। तीसरा हमारे पास क्या है? श्लेष्मा, यानी कि म्यूकस। अब क्या है हमारे पास? जो ये अमाशय है, अमाशय की भित्ति को अम्ल नुकसान ना पहुंचाए, तो हम यहाँ पर किसका सिक्रीशन करते हैं? किसको बनाते हैं? श्लेष्मा को। तो हम कह सकते हैं कि जो श्लेष्मा है वो अमाशय की आंतरिक भित्ति को बचा कर रखता है। किससे? अम्ल से। अब अमाशय से भोजन कहाँ पर आ जाएगा? इस वाले हिस्से में, जिसका नाम क्या है? क्षुद्रांत, यानी कि छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो हमारा अमाशय वाला हिस्सा है वो काफ़ी बड़ा है, उसको देखते हुए जो छोटी आंत है वो काफ़ी छोटी है, मतलब कि कम चौड़ी है। तो अब यहाँ से एकदम से खाना इस वाले हिस्से में नहीं आएगा। उसको कंट्रोल करने के लिए, उस खाने की मूवमेंट को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर क्या होती हैं? अवरोधनियाँ होती हैं। इस वाले हिस्से में क्या होंगी? अवरोधनियाँ, जो खाने की गति को नियंत्रित करेंगी अमाशय से क्षुद्रांत में आने पर। मतलब ये अवरोधनियाँ खाने को धीरे धीरे पेट से कहाँ पर भेजेंगी? छोटी आंत के अंदर। अब जो छोटी आंत वाला हिस्सा है, नाम तो इसका क्षुद्रांत है, यानी कि छोटी आंत है, लेकिन ये हमारे आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा है। आहार नाल को मैंने बताया 9 मीटर लंबा, तो उसमें से 6.5 मीटर की जो लंबाई है वो किसकी होती है? क्षुद्रांत की। इसका मतलब नाम छोटी आंत है लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा है। और इसको हम छोटी आंत क्यों बोलते हैं? जैसे अभी मैंने बताया कि जो इसकी चौड़ाई है वो कम है, तो कम चौड़ा होने की वजह से हम इसको नाम देते हैं क्षुद्रांत, यानी कि छोटी आंत। अगर हम यहाँ से ध्यान से देख रहे हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कैसा है? कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, मीन्स बहुत ज़्यादा कुंडलित इसकी संरचना है, और ये इसी तरह से गुथमुथ कुंडली की आकार में ही रहता है। अब जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी लंबाई अलग अलग जीवों में अलग अलग मिलती है। जैसे अगर हम किसी भी शाकाहारी जीव को देखते हैं, यानी कि जो घास खाते हैं, उनके अंदर इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके अंदर किसका पाचन होना होता है? सेल्यूलोज का। और सेलुलोज के पाचन में ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए
जो उनकी ये क्षुद्रांत है वो काफ़ी लंबी होती है। लेकिन जो मांसाहारी हैं, मांस खाने वाले जीव हैं, उनके अंदर जो क्षुद्रांत है उसकी लंबाई छोटी हो सकती है, क्योंकि उनमें पाचन की जो प्रक्रिया है सेलुलोज की तुलना में जल्दी होती है और आराम से होती है। छोटी आंत या फिर क्षुद्रांत हमारी आहार नाल का वो हिस्सा है जहाँ पर भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। मतलब जो हमारे भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, उनका पूर्ण रूप से पाचन स्थान क्या है हमारे आहार नाल में? क्षुद्रांत वाला हिस्सा या फिर छोटी आंत वाला हिस्सा। अब जो छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा का पाचन होगा, तो इस कार्य के लिए जो उसको स्त्रावण मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे? यकृत से मिलेंगे। और दूसरा कहाँ से मिलेंगे? अग्नाशय से। अब जो हमारे पास यकृत है या लीवर है, वो किसको स्त्रावित करता है? पित्तरस को, जिसको हम क्या नाम दे सकते हैं? बाइल जूसेस को। अब जो ये पित्तरस है उसका भंडारण कहाँ पर होता है? पित्ताशय के अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर। कहाँ पर भंडारण करेंगे हम? पित्ताशय में भंडारण होगा। अब जो हमारे पास ये पित्तरस होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। अमाशय में जो भोजन था उसमें HCl मिला था, अम्ल मिला था, तो उसका कैसी प्रकृति थी? उसकी अम्लीय। अब हमने उसकी प्रकृति कैसी कर दी? क्षारीय। कहाँ पर? यकृत के बाइल जूसेस यानी कि पित्तरस के कारण उसका नेचर कैसा हुआ? क्षारीय यानी कि एल्केलाइन। अब जो ये क्षारीय प्रकृति है वो क्यों जरूरी है? क्योंकि अग्नाशय जिन एंजाइमों को स्रावित करता है, बनाता है, उनकी क्रियाशीलता के लिए हमें कैसा चाहिए? वहाँ पर क्षारीय माध्यम चाहिए। इसीलिए पित्तरस ने उसको कैसा कर दिया? क्षारीय। तो पहला काम तो यकृत का, लीवर का क्या है? पित्तरस को बनाना। और पित्तरस क्या करेंगे? क्षारीय बना देंगे भोजन के माध्यम को। दूसरा, ये क्या करता है? इमल्सिफिकेशन करता है या इमल्सीकरण करता है। अब इमल्सीकरण किसका करता है? वसा का। और इमल्सीकरण में क्या होता है? जो वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती हैं उनको तोड़कर वो कैसा कर देता है? छोटा। मतलब बड़ी वसा की गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में बदलने के कार्य को हम नाम क्या देते हैं? इमल्सीकरण। और ये इमल्सीकरण भी कौन करता है? पित्तरस यानी कि बाइल जूसेस। दूसरा अब हमारे पास यहाँ पर पार्ट कौन सा है? अग्नाशय। अग्नाशय यहाँ पर एक तो ट्रिप्सिन एंजाइम को स्रावित करता है और दूसरा लाइपेज एंजाइम को। अब जो यहाँ पर ट्रिप्सिन एंजाइम है वो किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। प्रोटीन का पाचन और भी कहाँ पर हुआ था? यहाँ अमाशय के अंदर, पेप्सिन एंजाइम से। लेकिन अमाशय में प्रोटीन का पाचन पूर्ण रूप से नहीं होता। वो पूर्ण रूप से कहाँ पर आकर पाचित होता है? यहाँ पर, यकृत के अंदर। तो यहाँ, सॉरी, यकृत के अंदर नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और उसको पूर्ण रूप से पाचित करने के लिए कौन सा एंजाइम सहायक है? ट्रिप्सिन एंजाइम। दूसरा यहाँ पर कौन सा एंजाइम है? लाइपेज। लाइपेज एंजाइम क्या करता है? जो वसा है, वसा को पूर्ण रूप से पाचित करता है। अब जो हमारे पास ये क्षुद्रांत है, इसकी आंतरिक जो भित्ति है वो किसको स्रावित करती है? आंत्र रस को। और जो आंत्र रस वहाँ पर स्रावित होता है वो क्या करता है? उसके अंदर जो उपस्थित एंजाइम हैं वो क्या करते हैं? जो प्रोटीन है उसको तोड़ देते हैं। किसके अंदर? अमीनो एसिड के अंदर, मतलब अमीनो अम्ल के अंदर। जो कार्बोहाइड्रेट है उससे क्या बना देते हैं? ग्लूकोज। और वसा को तोड़कर क्या बना देता है? वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। और जैसे ही प्रोटीन अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, और वसा अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर परिवर्तित होता है, बदलता है, तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाता है? पूर्ण पाचन हो जाता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। अब सबसे पहले तो यहाँ पर पाचन हुआ मुख गुहा के अंदर, फिर कुछ पाचन हुआ अमाशय के अंदर, और पूर्ण पाचन हुआ कहाँ पर? क्षुद्रांत्र के अंदर। अब जब भोजन पूर्ण रूप से पाचित हो जाता है तो उसके बाद कौन सा कार्य आता है? अवशोषण का, यानी कि एब्जॉर्प्शन का।
अब जो पाचित भोजन को अवशोषित या अवशोषण करने का कार्य है वो कौन करता है? हमारे पास ये क्या है? क्षुद्रांत्र। अब जो इस क्षुद्रांत की भित्ति होती है उसमें इस तरह से उंगले जैसे प्रवर्ध बने होते हैं। जो ये उंगलियों के आकार के प्रवर्ध हैं, प्रोजेक्शंस हैं, उनको हम नाम क्या देते हैं? दीर्घरोम, यानी कि विलाई। अब इनके अंदर क्या होती है? बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर रुद्र वाहिकाओं की मात्रा। अब इतनी ज़्यादा रुद्र वाहिकाएं होती हैं कि वो आराम से पचे हुए भोजन को क्या कर सकती हैं? अवशोषित कर सकती हैं, और उस पचे हुए भोजन को, अवशोषित भोजन को प्रत्येक कोशिका के अंदर भेज सकती हैं। प्रत्येक कोशिका में वो भोजन जाता है और जाने के बाद वहाँ पर किस कार्य में होता है? यूज़ किस कार्य में होता है? ऊर्जा देने में, उत्तकों के निर्माण में, और पुराने जो उत्तक हैं उनमें जो टूट फूट हो गई है उनकी मरम्मत करने में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि जो दीर्घरोम है या विलाई है उनका क्या कार्य होता है। तो सबसे पहला कार्य तो क्या है कि ये क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। किसको? स्मॉल इंटेस्टाइन के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। दूसरा, इनके अंदर क्या होती है? बहुत ज़्यादा रुद्र वाहिकाएं होती हैं, जिसकी वजह से ये भोजन को अवशोषित करके प्रत्येक कोशिका में पहुंचा सकते हैं। अवशोषण के बाद कौन सा कार्य हमने किया? एसिमिलेशन का। एसिमिलेशन का मतलब क्या है? पचे हुए भोजन से ऊर्जा को प्राप्त करना, उत्तकों का निर्माण करना और उत्तकों की मरम्मत करना। अब क्या होगा? जो अपचित भोजन है, बिना पचा हुआ भोजन है, वो कहाँ से कहाँ जाएगा? इस स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पर चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि कोलोन के अंदर या फिर वृद्धांत्र के अंदर। अब इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो अपचित भोजन है उसमें से क्या होगा? जल का अवशोषण। और जैसे ही जल वहाँ पर अवशोषित होगा तो जो हमारे पास अपचित भोजन है वो किस रूप में आना स्टार्ट हो जाएगा? ठोस रूप में। और उसको हम नाम क्या देंगे? मल। अब उस मल को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। अब इन मल को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर कौन सा पार्ट है हमारे पास? गुदा द्वार। अब गुदा द्वार से एकदम से उस मल को बाहर नहीं निकाला जाता, उसको नियंत्रित करने के लिए गुदा द्वार पर क्या होती हैं? गुदा अवरोधनियां, जो किसको कंट्रोल करके रखती हैं? जो वृज्य पदार्थ हैं, यानी कि जो मल है, उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया को नियंत्रित करके रखती है। ये यहाँ पर मैंने ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दी बेटा, जिसमें किसको एक्सप्लेन किया गया है कि मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होगा। मुख गुहा के अंदर दांत, लाला ग्रंथि और जीभ होगी। दांत भोजन को चबाएंगे और टुकड़ों में तोड़ देंगे। लाला ग्रंथि लार रस देगा या लाला रस देगा, जिसके अंदर क्या होगा? अमाइलेज एंजाइम होगा, और जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ देगा। जीभ क्या करेगी? भोजन को लार के साथ मिलाकर मुलायम बनाती है और निगलने में भोजन को सहायक है। अगला हिस्सा हमारे पास आता है आहार नली, जिसको ग्रासिका या इसोफेगस भी बोलते हैं। वो पैरास्टैलिक मूवमेंट, यानी कि क्रमांकुंचक गति के द्वारा भोजन को कहाँ तक लेकर जाती है? अमाशय के अंदर। तीसरा पार्ट आता है अमाशय। अमाशय क्या बनाता है? अपने जठर रस सिक्रीट करता है, स्रावित करता है, जिसमें क्या क्या होता है? HCl, पेप्सिन और श्लेष्मा। HCl क्या करता है? भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है और साथ ही साथ सूक्ष्म जीवों को मारता है। अब जो HCl ने अम्लीय माध्यम बनाया वो पेप्सिन एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है, जो क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। श्लेष्मा क्या है हमारे पास? म्यूकस, जो क्या करता है? अमाशय के आंतरिक आस्त्र को, यानी कि इंटरनल मेम्ब्रेन को किससे सुरक्षित रखता है? अमल से। कौन से अमल से? HCl से। क्षुद्रांत्र है, यानी कि जो छोटी आंत है, वहाँ पर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण रूप से पाचन। अब यहाँ पर जो स्रावण आएंगे वो कहाँ कहाँ से आएंगे? यकृत से, अग्नाशय से, और तीसरा ये अपने आप अपना रस बनाएगा, स्रावित करेगा, जिसका नाम क्या है? आंत्र रस। यकृत से क्या मिलेगा? पित्तरस। पित्तरस को भंडारण कुछ टाइम के लिए कहाँ पर किया जाता है? पित्ताशय के अंदर। अब जो पित्तरस है वो कैसा माध्यम बना देगा? क्षारीय, क्योंकि जो हमारे पास अमाशय से आया वो कैसा था? अम्लीय। अब उसको कैसा बना देगा? क्षारीय। अब जो क्षारीय माध्यम है वो किस लिए आवश्यक है? जो ट्रिप्सिन एंजाइम है उसकी क्रियाशीलता के लिए।
दूसरा ये पितरस क्या करेगा, इमल्सीकरण करेगा वसा का, मतलब कि जो बड़े बड़ी गोलिकाएं होंगी वसा की उनको किस में बदल देगा, छोटी छोटी गोलिकाओं में। अग्नाशय ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम को स्रावित करेगा। जैसा मैंने अभी बताया, ट्रिप्सिन एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए क्षारीय माध्यम। तो जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन का पाचन करेगा और लाइपेज किसका पाचन करेगा, वसा का। आंत्र रस क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड और वसा को किस में बदल देगा, वसा अम्ल और ग्लिसरोल में। इस प्रकार से मनुष्य के अंदर क्या हो जाता है, पूर्ण पाचन। और फिर जो मैंने अभी क्रिया बताई कि अवशोषण होगा, फिर एसिमिलेशन होगा और लास्ट में वो क्या कर देगा, बचे हुए जो हमारे पास अपचित खाद्य पदार्थ हैं उनको मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल देगा। धन्यवाद।